नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके टाइम में आपका स्वागत है। मुझे यकीन है आप 24 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वैसे कर मैं भी रहा था। वादे के मुताबिक मैं आपके हर मुद्दे को इस प्लेटफॉर्म पे उठाता हूं। आज जो मुद्दा सबसे पहले मैं उठाने वाला हूं वो मणिपुर का है, जहां बेहिसाब दर्द है। बेबस जिंदगी की कई ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जिन्हें आप तक पहुंचाना मुझे जरूरी लग रहा है, क्योंकि मणिपुर उन परिवारों से भरा पड़ा है जिनके जख्मों पर रहम का मरहम लगाने वाला कोई नहीं। सिग्नेचर स्टोरी में आज बात मणिपुर के सिसकते जख्मों की होगी। एक ऐसे गांव का दर्द दिखाएंगे जहां आज तक आपने ना देखा होगा ना सुना होगा। एबीपी न्यूज पहला चैनल है जो उस गांव की आवाज बनेगा। बात तो उन कई किलकारियों की भी करेंगे जो हिंसा के बीच शेल्टर कैंप्स में गूंज रही हैं। बात बच्चों की हो रही है, लेकिन उनकी बेबसी देखने के बाद देश सोचेगा और मैं पूछूंगा, इन बच्चों का क्या कसूर है। आपकी थाली में परोसे जाने वाला चावल सेंटर ने उसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। यह फैसला क्यों लिया गया, आप पर इसका कितना असर पड़ेगा, इसकी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और भारत के स्टैंड से अमेरिका की दुकानों के बाहर कैसे लगी लाइनें, इसकी पूरी हकीकत दिखाऊंगा। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, लेकिन टैक्स भरते हैं सिर्फ 6% लोग, बहुत कम भरते हैं। कहीं इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो फिर न्यूज़ चैनल में हेडलाइन बन जाती है, लेकिन अमेरिका नो रेड का कॉन्सेप्ट लेकर आया है, यानी अमेरिका में इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ेगा। तो फिर होगा क्या? आज एक्सक्लूसिव स्टोरी में आपको इस पर चर्चा करके विस्तार से बताएंगे। बी पॉजिटिव में आज बड़ी शानदार खबर है। हौसले की उस उड़ान का जिक्र होगा जिसने एक खिलाड़ी की जिंदगी बदल दी। मौत की जंग जीतकर अब वो मैदान पर वापसी से 2 कदम दूर है। आप उसको जानते हैं। इन तमाम चीजों की बात करनी है हमने, लेकिन वक्त सिग्नेचर स्टोरी का है। जो लोग मणिपुर से दूर रहते हैं, उसको दूर से देखते हैं, उनके लिए सिर्फ एक सूबा है वो, कि एक मणिपुर है, एक राज्य है जो 81 डेज से 81 दिनों से सुलग रहा है। लेकिन जो लोग झेल रहे हैं वहां पर, यकीन मानिए जो लोग झेल रहे हैं वहां, उनके उस दर्द के समुंदर को देखना मुश्किल है, जिसमें टापू जैसा रिलीफ कैंप, जिंदगी के नए फूल खिल रहे हैं वहां पर। जरा सोचिए, आप ध्यान से सोचिएगा इस बात को लेकर। मैं जिन बच्चों की बात कर रहा हूँ, ये फूल से बच्चे कैंप के बाहर निकलेंगे, जब बड़े होंगे, हमारी तरह होंगे, तो उनकी पैदाइश से कैसी कैसी यादें जुड़ी होंगी। हमारी रिपोर्टर निधि श्री 2 दिन से बड़ी जबरदस्त मेहनत कर रही हैं वहाँ पर इम्फाल में, इन तमाम स्टोरियों को खोजने के लिए। वहाँ से उन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ महसूस किया, उसे देखकर आपके भी आंसू आ जाएंगे। लेकिन पहले मणिपुर के उस गांव का दर्द दिखाते हैं जहां पहली बार एबीपी न्यूज चैनल, आपका चैनल, वहां पहुंचा है। मदद करो मैडम, आप तो भी मोदी जी के पास अच्छा से मदद करने के लिए हम लोग की कलर की मदद करो, ये आप लोग का सुन के। तो पीड़ित है, हिंसा की पीड़ित इन महिलाओं में से किसी का पति मारा गया, किसी का बच्चा इस पूरे हिंसा के दौरान शिकार हुआ। मणिपुर के इस गांव की दास्तां कलेजा फाड़ने वाली है। अब जुल्मों की वो हकीकत सुनेगा देश जो इस गांव में 2 महीने से दबी हुई थी। जब 2 अलग अलग समुदाय के लोग आपस में भिड़े तो जो इनके जख्म आए वो कुछ इस तरीके से हैं कि इसको शब्दों में बयां करना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है। दर्द और जुल्म की कोई तो इंतहा होती होगी। जब मणिपुर में हिंसा की आग भड़की हुई थी, तब लीमाखोंग गांव में भी गदर मचा हुआ था। यहाँ महिलाओं ने ऐसे ऐसे सितम झेले जिन्हें बयां करना, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बोलने से भी मेरा आंसू पहले निकल चुका है। कोई मदद करने के लिए नहीं है। इन लोग हम लोग को अटैक कर रहा है, हम लोग को गन फायरिंग कर रहा है। सब बच्चा लोग घर में भी नहीं रह सकता है, धर के औरत लोग धर के जंगल में भागना पड़ता है। जिस महिला को आपने सुना, उसका एक एक शब्द सीने में शूल बनकर चुभता है। ये तो बोईसी का दर्द था। लीमा गांव की रीका ने और डरावनी कहानी बताई, और वैसी कहानी ये सिस्टम के लिए हो सकती है, लेकिन जिस दौर में रीमा गुजरी है उसे सुनकर शैतान की भी रूह कांप जाए। मणिपुरी लोग ने
हम लोग का कुकी लोग का ऊपर में अटैक किया, लड़का लोग को मारा, औरत लोग को मारा, जैसा कि कोई गाय कुत्ता मारा हो जैसा। मेरा भाई होमिनलेन चोंगलोई फौजी लोग का पास से छीन के, एक फौजी का सिर में भी वो लोग सिर फटा दिया, पूरा छीन के उसको एक जानवर का जैसा पीटा, उसका सिर भी पूरा हड्डी भी नहीं है, पूरा चेहरा भी दिखाई नहीं देता है उसका। आज तक हम लोग का उसका लाश भी हम लोग के पास में नहीं है। इंसान इंसान को जानवरों की तरह मार रहा था। गांव में किरदार बदल रहे थे, जुल्म सहने वाले बदल रहे थे, लेकिन जो नहीं बदल रहा था वो थी हकीकत, वो दर्द, वो जुल्म, वो नहीं बदल रहा था। गांव में कोई ऐसा घर नहीं बचा, कोई ऐसा इंसान नहीं बचा जो नफरत का शिकार नहीं हुआ। हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने अपनी अपबीती सुनाई और सुनकर हमारे तो सुन के ही हाथ पैर जैसे ठंडे होने लगते हैं, वैसे हालात हो गए। उन लोग को गोली लग रहा था, इसका बच्चा भी 7 साल का है, वो है मेरा आंटी का बेटा भी, इसका बीबी भी है, जो एम्बुलेंस में लेकर गया तो रास्ता में जला दिया है। ये वैसे नहीं बोल सकता, खाना पीना भी ठीक से नहीं खा पा रहा है, इसका फैमिली लोग, बच्चे औरत लोग सब भाग गया, और वो दोनों तो लड़का लोग के लिए खाना बना रहा था, तब फायरिंग हुआ। इसके बाद में इसका बच्चा और इसका माँ भी दोनों ही जला दिया है रास्ता में। कोई नहीं आया, आज आप लोग आया है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। 2 महीने बाद भी देखिए किस तरह से लोग रो रहे हैं, और सोचिए कि 2 महीने पहले वहां क्या हुआ होगा। ये सब देखकर मन परेशान हो जाता है। सबसे बड़ा दर्द उन महिलाओं का है जो शेल्टर होम्स में रह रही हैं। हमारी रिपोर्टर निधिश्री इम्फाल के एक शेल्टर होम में भी पहुंची, जहां हिंसा के बीच 32 बच्चों का जन्म हुआ। सोचिए आप, 32 बच्चे इस हिंसा के दौर में पैदा हुए। अच्छी बात यह है कि जच्चा बच्चा सलामत है, लेकिन उनके बचपन में ही एक दर्दनाक सच्चाई साए की तरह उनके पीछे चिपक गई है, जो ताउम्र उनसे जुदा नहीं होगी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। आग लगा लिया तो में ऐसे गया, कुकी लोग ने सब लोग दुकान घर सब लोग जला दिया। मणिपुर के शेल्टर होम्स में आइए, सिसकते जख्म दिखेंगे, हर आंख नम दिखेगी, हर माँ बेचैन और बेबसी में जकड़ी मिलेगी। बच्चों के भविष्य का सवाल जो है, नफरत की आग ने उम्मीदें ही नहीं, जिंदगी के सपने भी राख कर दिए। अब जिंदगी कैंप्स में कट रही है। झांक कर देखिए साहब, इन कैंप्स में हिंसा की त्रासदी और दर्द की अंतहीन कहानियां यहाँ पनाह लिए बैठी हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं जो इस वक्त अपने बच्चे को जन्म देने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में करेंगी ये इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। हिंसा के बेपनाह जख्म मिले, इनकी टीस की नब्ज टटोलने के लिए हम मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचे। पता चला कि इम्फाल के रिलीफ कैंप्स में अब तक 32 महिलाओं की डिलीवरी हो चुकी है। कैंप में रहने वाली 26 महिलाएं गर्भवती हैं। नफरत की चिंगारी भड़की तो मणिपुर में 2 समुदायों के बीच दूरियों की दीवार खड़ी हो गई। इलाके बंट गए, रिश्ते, नाते, जज्बात सब खत्म हो गए। हिंसा की आग और उसकी तपिश उन महिलाओं ने झेली जिनके कंधों पर बच्चों की परवरिश का जिम्मा है, या फिर जो गर्भवती है। इस बच्चे ने रिलीफ कैंप में अपना पहला कदम रखा है। ये सुनकर भी आप में से कई लोग, मुझे यकीन है कि दुखी हो गए होंगे, और इनका दुख जानने के लिए ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और आपको ऐसे कई छोटे छोटे बच्चे यहाँ दिख जाएंगे। आज मणिपुर की हर बेबसी की बात होगी। वक्त और हालात की मिट्टी में दफन मणिपुर की हर अनसुनी हकीकत गवाही देगी। क्या गुजर रही है जिंदगी, कैसे बसर हो रही है, आज हर कहानी सवाल पूछेगी। इन बच्चों के चेहरे देख के ना वहाँ के हालात थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। कहने को ये रिलीफ कैंप है, लेकिन घर छूट जाए, कैंपों में रहना पड़े तो कैसा रिलीफ। फिर गम ही गम,
आपने भी जो देखा वो तो कुछ भी नहीं था, मतलब बताते हुए थोड़ी तकलीफ भी हो रही है। इम्फाल के इसी कैंप में हमें रामेश्वरी भी मिली। वो गर्भवती है, माँ बनने वाली है, लेकिन बेघर हो चुकी है। रामेश्वरी को घर में आने वाले मेहमान की खुशी से ज़्यादा जो मुसीबतें आगे पहाड़ की तरह खड़ी हैं, उनके गम घेरे हुए हैं। खुद का घर है, फिर भी कुछ भी नहीं कर सकता। हमारा आंख के सामने वो लोग पूरा का पूरा जला दिया, तब मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। क्या कर लो, हमारा पास उतना स्ट्रेंथ नहीं था, क्योंकि खुद का घर को किसी ने तोड़ के पूरा को पूरा जला दिया। मैं उन लोगों को पूछना चाहती हूँ, क्यों ऐसा कर रही हो? एक घर बनाने में कितना तकलीफ लगता है, क्योंकि हम लोग तो उतना रिच तो नहीं है, फिर भी इतना साल साल पैसा कमा कमा के घर बना दिया है। कितना तकलीफ से ये कर रही हूँ, फिर भी एक मिनट में वो लोग पूरा का पूरा जला दिया। अभी हमारा लाइफ कैसा चलेगा पता नहीं है। अभी हर कोई रो रहा है, कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो रोया ना हो। गर्भवती महिलाएं हों या नवजात बच्चे या उनकी माताएं जो रिलीफ कैंप में हैं, जहां उन्हें प्रॉपर केयर भी मिल रही है या नहीं, इस बात को लेकर भी संशय है। इसलिए सवाल यह है कि रिलीफ कैंप में पैदा होने वाले बच्चों के आने वाले दिन से पहले हालात कैसे होंगे। इम्फाल के रिलीफ कैंप में हमारी रिपोर्टर निधि श्री दीपा को मिली, जिसे अपना और अपने होने वाले बच्चे दोनों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। दीपा दुखी थी। वैसे लोग खुशी होते हैं बच्चा घर में आता है, लेकिन वहाँ हालात ऐसे हैं कि आने वाले मेहमान की भी खुशी नहीं दिख रही उनके चेहरे पे। लोग ने सब लोग दुकान घर सब लोग जला दिया रात पर कुकी लोग सब लोग ने चिल्लाता है हम लोग को। मिते लोग बहुत डरता है कुकी लोग से, ऐसे बोलते हैं। हाँ, हम प्रेग्नेंट हैं, हम 8 मंथ हो गया मेरा, अभी ख़त्म हो गया सब कुछ भी नहीं है, सब कुछ जला दिया। और चोरी वो लोग ना जलाता नहीं है, सब कुछ चोरी करके और घर को चलाता है। दुकान लोग, मेरा पापा लोग का भी दुकान है, सब कुछ जला दिया। सोचा भी नहीं है ऐसे, पर हम बहुत यहाँ में रह के बहुत खुशी है। इसके बाद कहाँ जाएंगे? पता नहीं अभी तो कहाँ जाएगा हम, पर हम फिर वापस घर में जाके फैमिली के साथ खुशी रहना चाहता है। हाँ, घर तो नहीं है, पर क्या बताऊँ पता नहीं। क्या मणिपुर की सरकार दीपा जैसी महिलाओं की मदद के लिए आके आएगी? मुझे लगता है आना चाहिए। मणिपुर के जो हालात हैं इस वक्त, उसमें बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। नन्हे मुन्ने बड़े खुश बच्चे थे, हेल्थ एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं कि इनका ख्याल रखना चाहिए। जो बच्चा प्रीमेच्योरली डिलीवरी हुआ है, सपोज टाइम से पहले डिलीवरी हुआ है, उस बच्चे में काफ़ी गंभीर प्रॉब्लम हो सकता है, समस्या हो सकता है इन दी टर्म्स, क्योंकि ये जो बच्चा है जो डिलीवरी होता है पैदा होने से पहले, उन लोगों का बॉडी का कुछ मैकेनिज्म नहीं होता है। तो उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल रखना, ठीक है। तो उसके लिए दे नीड सम काइंड ऑफ स्पेशल केयर। सपोज बच्चा जो प्रीमेच्योर होने के नाते उन लोग का फीडिंग प्रॉब्लम होता है, वो अपना ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाते, तो ये बच्चा हो सकता है कि ना बचे। मणिपुर की जो हालत है उसमें बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हिंसा सिर्फ शरीर पर जख्म ही नहीं देती, बच्चों के मन पर भी, दिमाग पर भी बुरा असर डालती है, और वो असर लंबे अरसे तक रहता है। ये जो भी हो रहा है इतनी दुखदायक है हम लोग सबके लिए, पर वो छोटे छोटे बच्चों जिनके कुछ समझ नहीं, खाली चीखें सुन रहे हैं, लोगों की आवाज़ें, गुस्सा, चिल्लाना, ये सब उन बच्चों की मानसिक स्थिति को हमेशा के लिए टॉर्मेंट करेगा। उनका जो हक है वो हम लोगों ने इन बच्चों से छीना है। मुझे लगता है मणिपुर को राहत सिर्फ कागजों में नहीं, हकीकत में देने की ज़रूरत है, दिल से देने की ज़रूरत है, युद्ध स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। ऐसे प्लान बने जो पीड़ितों के चेहरे पर
मुस्कान लाएं, इस दुख की घड़ी में उनके लिए मरहम लेके आएं, खुशी लेके आएं। ग्राउंड जीरो पर ऐसी कोशिशें भी होना ज़रूरी है जो हर ज़रूरतमंद के लिए, हर मजबूर आदमी के लिए उम्मीद की किरण बने। मणिपुर सवाल पूछ रहा है, पूछते तो हम भी रहेंगे, क्योंकि ये वो दर्द है जिसका कहीं जिक्र नहीं है। मेरा वादा है, मणिपुर के आंसुओं का हिसाब हम लेते रहेंगे। ये हमारा फर्ज है और मुझे लगता है कि सरकारी तंत्र भी इन लोगों की मदद के लिए आगे आएगा। बीस जुलाई एक फैसला, 140 देशों में तहलका मच गया। ये मैं क्यों कह रहा हूं? आप सोच रहे होंगे कहां पहुंच गया सीधा एकदम। दरअसल भारत सरकार ने गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, यानी बासमती पे नहीं है, जो बासमती नहीं है उस पे। इस बैन से अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, इस दौरान बहुत से लोगों पर परेशानियों का बोझ आ गया और वो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस देश के नहीं विदेश के हैं। अमेरिका जैसी महाशक्ति में भी इंसान चावल के लिए लाइन में खड़ा है। सुनकर हैरान हो रहे होंगे आप, और हम तस्वीरें देखकर हैरान हो गए। भागम भाग मच गई है, भाग रहे हैं लोग चावल लेने के लिए। बाकी देशों का हाल तो और भी बुरा होने वाला है। आप ये तस्वीरें देख लीजिए, फिर यकीन आ जाएगा आपको। आमतौर पर ऐसी भीड़ और ऐसी अफरा तफरी अमेरिका में या तो नए आईफोन को पहले दिन खरीदने के लिए होती है या फिर थैंक्स गिविंग की फ्राइडे सेल पर। लेकिन इस बार वजह कुछ अलग है। अमेरिका की सुपरमार्केट में इस वक्त चावल खरीदने की मार मची है। शॉप के अंदर कस्टमर्स चावल के एक पैकेट के लिए लड़ भिड़ रहे हैं तो स्टोर के बाहर लंबी कतार है। भाई साहब, अमेरिका में 9 किलो चावल का पैकेट करीब $27 में बिक रहा है, यानी 2215 रुपए। मतलब ये हुआ कि 1 किलो चावल 250 रुपए का पड़ रहा है। ये वीडियो अमेरिका के डलास का है। यकीन मानिए, 1 किलो चावल खरीदने के लिए दुनिया के कई देशों में ऐसी ही मारामारी है और इसके पीछे वजह है भारत। 20 जुलाई को केंद्र ने बासमती चावल छोड़कर बाकी किस्मों के एक्सपोर्ट पर तत्काल रोक लगा दी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी डीजीएफटी ने तुरंत नोटिफिकेशन जारी करके इस बैन के पॉइंट्स को समझाया। अगले ही दिन से दुनिया में बैन का असर दिखने लगा। सप्लाई प्रभावित होने लगी और चावल की कीमतें भी बढ़ने लगी। चावल एक्सपोर्ट करने में भारत की हिस्सेदारी 40% है। हम दुनिया भर की बात कर रहे हैं और विश्व की 3 अरब आबादी का मुख्य भोजन चावल ही है। ब्लैक सी डील से रूस ने हाथ खींचकर दुनिया पर गेहूं सप्लाई का संकट खड़ा किया। अब भारत के फैसले से दुनिया चावल के लिए भी तरसने लगी है। मुझे पता है कि इस वक्त आपके मन में क्या सवाल होगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत सरकार ने गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन क्यों लगा दिया, ये इतना कड़ा फैसला क्यों ले लिया। इसका एक लाइन में मेरे पास जवाब है आप लोगों के लिए, जनता के लिए। घरेलू बाजार में चावल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले एक साल में चावल का दाम 11.5% इतना बढ़ा है और पिछले महीने तो हद ही हो गई। जून में चावल के दाम 3% तक बढ़ गए। चावल का अगर हम महंगाई से ग्राफ करें तो कहीं टमाटर की तरह आपको परेशान ना करने लगे चावल भी। इसीलिए सरकार ने गैर बासमती चावल पर तत्काल बैन लगाने का बड़ा फैसला ले लिया। अब चावल एक्सपोर्ट पर लगे बैन की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं कि बैन लगा क्यों। लेकिन उससे पहले 2 मोटी मोटी बातें आप समझ लीजिए। पहले ये कि दुनिया में सबसे ज्यादा चावल चीन में पैदा होता है, पर वहां के लोग इतना चावल खाते नहीं है। चीन को दूसरे देशों को चावल भेजना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, ये सब चलता रहता है क्योंकि वहां पड़ा रहता है नहीं तो। जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं है। यही वजह है कि भारत चावल पैदा करने में चीन के बाद दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन एक्सपोर्ट करने में भारत का नंबर पहला है। बीते साल भारत ने 96 लाख टन से ज्यादा गैर बासमती चावल एक्सपोर्ट किया, दूसरे देशों को दिया। भारत में पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब को मिला दें तो मुझे लगता है तकरीबन 40% धान की खेती होती है इन 3 राज्यों में। इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र, बिहार और छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। धान, रबी
और खरीफ, ये अगर दोनों फसलों को हम जोड़ लें तो उसके हिसाब से भी करीब 65% खेती खरीफ सीजन में होती है। मौसम की डबल मार के आंकड़े और पैदावार दोनों बिगाड़ दिए गए हैं। मतलब एक तरह से बिगड़ गया पूरा माहौल। वो ऐसे कि एक दूसरे पंजाब और हरियाणा जैसे जो नॉर्थ इंडियन स्टेट रिकॉर्ड बारिश में डूबे रहते हैं ना, उस वजह से ये गड़बड़ाता है काम। सैलाब से हजारों हेक्टेयर फसल चौपट हो जाती है। अब भी पानी आया था ना, जैसा अब भी चल रहा है कई जगह पर, वहां फसलें खराब हो जाती हैं। तो वहीं दूसरे धान उत्पादक राज्यों में कम बारिश की वजह से पैदावार कम हुई। जाहिर है इसका सीधा असर चावल के दाम और आपकी जेब पर उस पर पड़ता है। यानी सरकार के बैन के लगाने के पीछे मकसद आपकी जेब का ख्याल रखना है। टमाटर पे थोड़ा नहीं रख पाए तो चावल पे पहले से ही एहतियातन रखने लगे। लेकिन क्या देश के जाने माने अर्थशास्त्री और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी यही मानते हैं जो सरकार सोच रही है? कुछ बयान सुनकर तो हम भी चौंक गए। भारत ने इसको एक कॉशस, मैं बोलता हूँ कि इसको एक कॉशस अप्रोच लिया है कि आगे दाम ना पड़े, क्योंकि इलेक्शन ईयर मई में इलेक्शन हो रहा है। तो सरकार कतई नहीं चाहता है कि कोई भी जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटी है उसका दाम बढ़े। सरकार के सामने ये एक बड़ा चैलेंज था कि घरेलू कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए हम निर्यात की बलि दें, क्योंकि अगर घरेलू बाजार में दाम बढ़ते रहे और हमारे पास कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सफिशिएंट स्टॉक्स नहीं होंगे तो फिर एक बड़ा मुश्किल खड़ी हो जाएगी देश भर में कीमतों को लेकर के। पब्लिक इंटरेस्ट में हम कोई भी बात सॉलिड इन्वेस्टिगेशन और खबर के बिना इम्पैक्ट के नहीं दिखाते हैं आपको। चावल एक्सपोर्ट पर बैन के बाद कई राज्यों में हमारी टीमें गई। हमने कहा सब जगह पता करो, किसानों से लेकर कारोबारियों तक बात की। भाई पड़ेगा भी असर या नहीं पड़ेगा, ऐसी हाय तौबा तो नहीं मचा दी। हम भी एक्सपर्ट तो है नहीं, हमें भी एक्सपर्ट से जाके पूछना पड़ेगा। कृषि वैज्ञानिकों से भी इस फैसले के इम्पैक्ट को समझा। हमें कई चौंकाने वाली बातें चली जो आज ही हमारे लिए पहली बार थी। हम भी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट नहीं है, उनको सुनिए। भारत से निर्यात होने वाले कुल चावल में गैर बासमती चावल की हिस्सेदारी लगभग 25% है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इससे कहीं ज्यादा है। सरकार के फैसले का धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के किसानों पर बड़ा असर होगा। किसानों के पास अभी भी 10 लाख टन गैर बासमती चावल है। इसे वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट तो किसान करता नहीं है, किसान बेचारा तो उत्पादक है। चाहे सरकार एक्सपोर्ट करे चाहे ना करे, चाहे प्राइवेट मिलर या व्यापारी एक्सपोर्ट करे या ना करे, पर किसान को उसके धान का अधिकतम मूल्य मिलना चाहिए। इसलिए यह विषय जो आया है, इसलिए किसान चिंतित हैं। यदि एक्सपोर्ट में प्रतिबंध लगेगा तो क्या हमारा धान का कीमत कम हो जाएगा क्या कर? छत्तीसगढ़ में 6% बासमती उगाई जाती है और 94% गैर बासमती। इसलिए समस्या बड़ी दिख रही है। हमने छत्तीसगढ़ से पंजाब और हरिद्वार से बिजनौर तक किसानों का मन टटोला, चेक किया उनको। पंजाब के किसानों का मानना है कि गैर बासमती चावल पर ही एमएसपी मिलती थी, इसलिए बैन से नुकसान किसान को होगा। हरिद्वार के चावल कारोबारी कहते हैं कि अब दूसरे देश उन बाजारों में जाएंगे जहां साधारण चावल की किल्लत है। लेकिन बिजनौर में इस फैसले का आंकलन कुछ दूसरे अंदाज में हुआ। व्यापारियों ने कहा कि देश में चावल का दाम कंट्रोल में रहेगा और इसका फायदा आम आदमी को ही मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे देश में चावल का स्टॉक कम तो नहीं, तो ऐसा कतई नहीं है। पिछले 5 सालों से देश में चावल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। सूखे और बाढ़ के बावजूद भारत में साल 2022-23 के दौरान चावल का उत्पादन तकरीबन 1308.37 लाख टन होने का अनुमान है। पिछले साल से ये 13.65 लाख टन ज्यादा है। 1 जुलाई तक देश में चावल का मिनिमम स्टॉक 135.4 टन निर्धारित था, जबकि हमारे पास 253 लाख टन चावल है, यानी जरूरत से लगभग डबल। तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। 2022 में भारत का चावल का शिपमेंट
बाकी 4 सबसे बड़े निर्यातक देशों थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और अमेरिका के कुल शिपमेंट से भी ज्यादा था। यानी ना तो भारत में चावल की किल्लत है और ना ही इंटरनेशनल मार्केट में भारत की बादशाहत को कोई खतरा है। हमें लगा कि ये फैसला भारत के फॉरेन करेंसी ट्रेड में से तो नहीं लगा सकता। एक्सपोर्ट पर बैन से हमें विदेशों से आ रहा पैसा तो नहीं घटेगा, लेकिन एक्सपर्ट ने इस उलझन को भी एक ही झटके में सुलझा दिया। ग्लोबल इन्फ्लेशन कुड बी इम्पैक्टेड, फूड इन्फ्लेशन ग्लोबली कुड बी इम्पैक्टेड। ऐसे कोई डायरेक्ट इम्प्लीकेशन नहीं है रुपी के ऊपर, मगर इनडायरेक्टली यू कैन से दैट टू सम एक्सटेंट इट्स जस्ट गोइंग टू स्ट्रोक हायर इन्फ्लेशन ग्लोबली। चिंता नहीं करनी है, ये आपका टाइम है, आपके हर मसले का हल भी यहीं पर करना है हमें। अब सवाल ये है कि भारत ने चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, तो इसका असर किन देशों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा? वो कौन से देश हैं जो चावल की कमी से, भूख के महासंकट से जूझने के लिए तैयार हैं या जूझने वाले हैं? बेसिक सी बात है, जो देश भारत से जितना चावल खरीदता है उसके सामने उसका चैलेंज उतना ही बड़ा है। भारत से गैर बासमती चावल खरीदने वाले टॉप 5 देश कौन से? सुन लीजिए। नेपाल, बेनिन, सेनेगल, बांग्लादेश और टोगो। इनमें से नेपाल और बांग्लादेश को अगर हम छोड़ दें तो बाकी तीनों देश वेस्ट अफ्रीका के हैं। यूं तो भारत 140 देशों को चावल एक्सपोर्ट करता है, 140 बड़ा नंबर है, लेकिन एशिया और खासकर पश्चिमी अफ्रीका के उस चावल की किल्लत और भूखमरी का ग्राफ बढ़ सकता है अफ्रीका में, क्योंकि वहां अलग तरह का टेरेन है, अलग तरह की दिक्कत है। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, भारत और राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने भी क्लियर कट माना है कि यूक्रेन संकट का जितना असर गेहूं के बाजार पर पड़ा था, उससे कहीं ज्यादा असर चावल के ग्लोबल बाजार पर भारत के बैन से पड़ेगा या पड़ सकता है। राइस के एक्सपोर्ट बैन का फैसला किसके लिए फायदेमंद होगा? ये सबसे आदमी देखता है किसका क्या फायदा है और किसके लिए ये नुकसान का सौदा होगा, ये बाद में देखता है बंदा। हमने ये मोटे तौर पर आपको समझाने की कोशिश की। सॉलिड इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि सब चीजें बता दें और कोई कभी ना रह जाए, इसलिए हमने देश के बड़े बड़े राइस मिलर से भी बात की। ऐसा लगा भाई हो सकता है कि चावल वालों की दिक्कत अलग हो, हम अपने ही एक्सपर्ट के ज्ञान से आगे कैसे बढ़ें। हम चावल खरीदने बेचने वालों के पास भी चले गए, उनके बयान हमारे लिए वाकई सरप्राइजिंग थे। पोर्टर से हमका लाखों टन चावल जो है वो पोर्ट्स पे पड़ा हुआ है, किसी की एलसी खुली हुई है, किसी को एडवांसेस आए हुए हैं, किसी का माल शिप हो चुका है और उनके पास अब कोई विजन नहीं है कि उनका वो जो माल है वो कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा जी, और जो काफी उनको लॉसेस तो फेस करने पड़ेंगे। जो एक्सपोर्टर्स हैं, मान लीजिए कोई अफ्रीका में व्हाइट राइस नॉन बासमती एक्सपोर्ट करता था, उस पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि उसका पूरा बिजनेस एक बार के लिए रुक जाएगा। बट हमारे जो देश के व्यापारियों उन पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा क्योंकि हमारे देश के व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा चावल सही दामों में डोमेस्टिक कंज्यूमर को खिलाने के लिए मिलेंगे। चावल की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, गवर्नमेंट को सही दाम पे पीडीएस सिस्टम के लिए चावल मिलेगा और हमारे कंज्यूमर्स को भी सही दाम पे चावल मिलेगा। चावल निर्यात पर पाबंदी के फैसले से दूसरे देशों को तो फर्क पड़ ही रहा है, लेकिन हमारी जेब पर इसका असर नहीं होने वाला। वैसे भी इसके हर पहलू पर हमारी नजर है और मेरी एक आपसे गुजारिश भी है। गुजारिश ये है कि बेशक हम भेजते हैं दूसरे देशों को, लेकिन आप भी कंज्यूम करने के लिए कोई और रास्ता निकाल लें, क्योंकि एक हमारा पैसा बढ़ेगा और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे भाई बंधु जो बाहर हैं, जो हमारे चावल के कारण अपना निवाला बनाते हैं, उनको भी हम मदद कर पाएंगे। तो आप थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव सिस्टम अपनाइए। आज के एक्सक्लूसिव में बात इनकम टैक्स रेड की। आयकर विभाग के छापेमारी से बड़े बड़ों की हालत खराब हो जाती है। पता लग जाए ना इनकम टैक्स वाले आने वाले, सबसे पहले पैसों की चिंता हो जाती है, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जिस किसी के यहाँ रेड पड़ती है वो सुर्खियां बन जाता है, हम जैसे लोग भी दिखाते हैं उसे। लेकिन अमेरिका ने यह झंझट खत्म कर दिया, टैक्स पेयर्स पर अब रेड नहीं होगा, इसका ऐलान भी हो गया है। 10 साल पुराने नियम को अमेरिका ने बदल दिया है। इस बदलाव के पीछे बड़ी वजह इसकी पूरी पड़ताल करके बताएंगे कि क्यों ऐसा करना पड़ा, और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि अमेरिका में अभी भी ई फाइलिंग जैसी सुविधा उतने स्तर पर नहीं है जैसे भारत में है। जो भारत में टैक्स पेयर को मिल रही है उस स्तर पर नहीं है। अमेरिका में आंतरिक राजस्व सेवा यानी IRS के टैक्स पेयर्स की राहत को जो है वो उन्होंने बढ़ाया है। नई पॉलिसी के मुताबिक अमेरिका
टैक्स पेयर्स पर छापेमारी नहीं करेगा। तो यहां आप सोच रहे होंगे कि भैया छापेमारी नहीं करोगे तो टैक्स कैसे लोगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? ये आपके मन में आ रहा होगा ना कि फिर करोगे क्या? अमेरिकी आयकर विभाग की नई पॉलिसी ने अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगा दी है। अब जांच के लिए रेवेन्यू अफसर टैक्स पेयर से संपर्क करेंगे, टैक्स पेयर से अपॉइंटमेंट लेंगे, नई नीति के हिसाब से मीटिंग तय करेंगे, निर्धारित समय पर टैक्स पेयर से मीटिंग कर सभी डाउट्स क्लियर करेंगे। पहले सूचित किए बिना अधिकारी किसी के यहाँ रेड नहीं डाल सकते। अमेरिका के IRS कमिश्नर डैनी वेरफेल ने इस बदलाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा, इनकम टैक्स सुधार सिस्टम में ये बड़ा कदम है। लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया को बदलने से आयकर विभाग के काम में विश्वास बढ़ेगा। इस बदलाव को उन्होंने कॉमन सेंस स्टेप बताया। डैनी वेरफेल ने यह भी कहा कि आयकर विभाग की रेड से लोग चिंतित रहते थे, एक तरह से दबाव और डर रहता था। अब हमारे पास कई तरीके हैं जिनकी मदद से बिना छापेमारी हम राजस्व जुटा सकते हैं। अमेरिका के नेशनल ट्रेजरी एम्प्लॉय यूनियन यानी NTEU ने भी आयकर विभाग के इस फैसले का समर्थन किया है। ये कदम आयकर विभाग के अधिकारियों की सुरक्षा में भी सहयोग देगा। उनका काम रिस्की था। आयकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की नौकरी में जोखिम था। अब इससे भी छुटकारा मिलेगा। ये सब सुनकर आपके मन में सवाल ये होंगे कि क्या अमेरिका में अब इनकम टैक्स रेड बिल्कुल नहीं होंगी? इसका जवाब भी IRS कमिश्नर डैनी वेरफेल ने दिया है। उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थितियों में आयकर विभाग छापेमारी कर सकता है, जैसे संपत्ति की जब्ती से जुड़ी संवेदनशील परिस्थितियां हो या फिर किसी को समन करना हो तो। हालांकि ऐसी नौबत साल भर में कुछ ही मामलों में आती है। अमेरिका में पुरानी पॉलिसी के तहत हर साल करीब 10,000 से ज्यादा छापेमारी होती थी, लेकिन अब साल में छापेमारी की संख्या मात्र सैकड़ों में रहने की उम्मीद है। अमेरिका में टैक्स कलेक्शन के लिए अधिकारी घर घर जाते हैं। इसके लिए 2300 IRS रेवेन्यू ऑफिसर और 5000 नए टेलीफोन सहयोगी तैनात किए गए हैं जो टैक्स पेयर्स की मदद करते हैं। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये फैसला क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे वजह क्या है? टैक्स वसूली करने वाले एजेंट मनमानी करते थे, अमेरिका में भी मनमानी करते थे। मिडिल इनकम टैक्स पेयर्स को ज्यादा टारगेट करते थे। मिडिल क्लास के साथ अधिकारियों का व्यवहार ठीक नहीं था। कई जालसाज IRS एजेंट बनकर वसूली करते थे, फ्रॉड करते थे। जालसाजों की वजह से असली और नकली अधिकारी भ्रम में रहते थे, पता ही नहीं लगता था कौन असली है कौन नकली। रेड को लेकर अमेरिकी टैक्स पेयर्स मानसिक तनाव में रहते थे, वहाँ स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो गया था। अमेरिका को टैक्स रिटर्न से हर साल 191 लाख करोड़ डॉलर मिलते हैं। कितना बड़ा है ये? भारत की GDP का 62% है, जबकि भारत और अमेरिका के टैक्स पेयर्स की संख्या में बड़ा अंतर है। भारत की आबादी 140 करोड़ है, यहाँ सिर्फ 5% रिटर्न भरने वाले हैं, जबकि अमेरिका की आबादी भारत से बहुत कम 34 करोड़ है। करीब आधी आबादी यानी 49% 41% अमेरिकी लोग जो हैं वो टैक्स भरते हैं अपना। भारत में साल 22-23 अगर 2022-23 में 9,60,764 करोड़ रुपए ग्रॉस पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन हुआ, वहीं अमेरिका में हर साल 2.33 ट्रिलियन टैक्स इकट्ठा करते हैं वो लोग। टैक्स कलेक्शन भले ही भारत में कम है, लेकिन इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया को लेकर अमेरिका से भारत आगे है। तो आप सुनकर हैरान रहे होंगे, भारत में ई-फाइलिंग की व्यवस्था बहुत जबरदस्त है, जबकि अमेरिका में इतना प्रचलन नहीं है इसका। अमेरिका में तो एजेंट टैक्स पेयर्स को परेशान करते हैं, इसलिए नियम बदले गए, लेकिन भारत में टैक्स प्रणाली आसान है और बेवजह कोई परेशान नहीं करता है, इसलिए टैक्स बनता है तो टैक्स भरना भी चाहिए। हम भी भरते हैं, आप भी भरिए, देश तभी आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात, आप वैसे भी हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स की ताकतें कम की गई हैं, इसलिए आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए।
17 जुलाई याद है ना आपको, जिस दिन मैंने पब्लिक इंटरेस्ट आपका टाइम शुरू किया था, उस दिन हमने आपको मुख्तार फाइल्स दिखाई थी ना, याद होगा। पुलिस, पॉलिटिक्स और डॉन मुख्तार अंसारी कैसे नेक्सस के साथ बांदा जेल से पंजाब आया था। ये मेरा वादा था कि मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, ना सरकारों को भूलने दूंगा। मैं बार बार कहीं ना कहीं नॉक करता रहता हूँ। डॉन को पंजाब में जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला था, भगवंत मान सरकार इतने दिन से उस फाइल पर बैठी है। बैठने तो हम देंगे नहीं, अब जांच कराई है तो कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह और उस वक्त पूर्व जेल मंत्री जो हैं, उस वक्त उनके जेल मंत्री थे सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनके खिलाफ केस दर्ज करने की सिफारिश की गई थी। क्यों लटका हुआ वही मामला, हम तो भूलने नहीं देंगे। लेकिन आज विपक्ष भी शुरू हो गया, उन्होंने भी बोल दिया, सुन लीजिए। इस सरकार का तो गठजोड़ हो गया, आपका और कांग्रेस का। कौन सी एफआईआर समझोगे? ये सब था लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। जेल मिनिस्टर कौन था? सुखजिंदर रंधावा। ये बात मैंने 2019 में विधानसभा के रिकॉर्ड का है साहब, वो रिकॉर्ड निकालो। जब हमने इशू रेज करा, फिर उन्होंने अपने ट्रैक्स कवर करने शुरू करे। विक्रम मजीठिया बोले तो भला सरकार कैसे पीछे रहती। आगे उनके कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा एक्टिव हो गए। क्या कहा आपको ये भी सुनवा देते हैं, कोई ये न कहे कि एक ही पक्ष लिया, हमारी तो सुनी नहीं, उनकी भी सुन लीजिए। पिछले दिनों में अंसारी को जेल में रखा, गैर कानूनी तरीके से कहा गया कि उनको मदद होती रही, पर उस पर अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। देखिए, ये विषय जो है हमारे बहुत ही मानयोग चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी का है, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, तो डेफिनेटली है भाई, जब जरूरत पड़ेगी इस पर कार्रवाई करेंगे। चलिए, ये तो इधर उधर की खबरें हो गई। अब खबरों के ऊपर आपने कहा क्या कहा है उसका वक्त हो गया है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। ये लीजिए, कमेंट्स आ गए हैं। रामतीर्थ वर्मा जी लिखते हैं, एबीपी न्यूज़ को आवाज़ उठाने के लिए धन्यवाद। वर्मा जी धन्यवाद, ये देश के भविष्य हैं, इनका भविष्य। एमबीबीएस डॉक्टरों वाली खबर पे लिखा है, थैंक यू सो मच सर फॉर द कवरिंग दिस इशू, द वे यू एक्सप्लेन द होल सिचुएशन। थोड़ा सा छोटा लिखे, मैं नाम इसलिए नहीं ले पाया, आप अपना सही नाम लिखा करें, जो लिखा था वो मैं ले नहीं पाया, इसलिए आप सही नाम के साथ भेजें। जगदीश मोंगा जी, पब्लिक इंटरेस्ट शो इज़ वेरी नाइस, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडिंग एंड द। मोंगा साहब आप पहले भी करते रहते हैं ऐसे, और ऐसे मोंगा साहब चाहिए हमें, और ऐसे ही आपने जुड़े रहना। बहुत कमेंट आते हैं, ज़्यादा दिखाते नहीं है। अब पॉजिटिव खबर की बारी। हौसलों की उड़ान कभी थमती नहीं है, इंसान की हिम्मत और मेहनत उसे पंख लगा देती है। ऋषभ पंत को आप सब जानते ही हैं, हमारे विकेट कीपर, चौके छक्के लगाने वाले। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उनकी, बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट था। दोबारा खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, इसको लेकर बड़ा असमंजस भी था। अच्छी खबर आई है, ऋषभ पंत ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है और जिम में ट्रेनिंग भी। मैं आपको इस पॉजिटिव स्टोरी के साथ छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट का आज का टाइम खत्म हो रहा है। कल 9 बजे फिर मिलूंगा, लेकिन आप अपने कमेंट्स और एबीपी देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कल रात 9 बजे फिर होगी पब्लिक इंटरेस्ट में मुलाकात। ये तस्वीरें ऋषभ पंत की सेहत के बारे में सब कुछ बता रही हैं। पहले से फिट है, जिम में पसीना बहा रहे हैं। 30 दिसंबर 2022 को ऋषभ पंत सड़क हादसे में घायल हो गए थे। उनकी कार दिल्ली देहरादून राजमार्ग पर पलट गई थी। तब एक्सीडेंट देखकर लोगों ने कहा कि क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। अब तस्वीर साफ है कि मैदान पर लौटने की तैयारी है, बस तारीख बाकी है। ऋषभ कुछ दिनों से बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।